स्टमक होता क्या है, ये प्रोसेस कैसे करता है, इसकी वर्किंग क्या-क्या होती है और फिर इसमें किस तरह प्रॉब्लम जो है वो पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। तो मुझे सबसे पहले ये बताएँ कि स्टमक क्या है और इसका कैसे प्रोसेस हो रहा होता है हमारी बॉडी में? अच्छा, आज आपने जो टॉपिक रखा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टमक। स्टमक जिसको हम कहते हैं कि हमारी बॉडी का सबसे अच्छा रिसीवर है। जिस रिसेप्शन ऑफ द बॉडी जो है वो अगर कंसीडर किया जाए तो वो स्टमक ही है। जो चीज़ हम मुंह के ज़रिए लेते हैं वो इस फूड पाइप के ज़रिए जाके डायरेक्ट स्टमक में फॉल करती है। यानी कि स्टमक के ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी है कि हमारा जितना भी ओरल इनटेक है वो डायरेक्ट जाके स्टमक में हिट करता है और स्टमक ने इसको रिसीव करना होता है। बिल्कुल ठीक हम है। जो चीज़ भी खाते हैं जिस फॉर्म में चाहे लिक्विड हो, सॉलिड हो, स्टमक हमारा हर तरह के फूड के लिए वो रेडी होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्टमक के फंक्शंस क्या-क्या हैं। स्टमक एक ऐसा विज़रा एक ऑर्गन है जिसका काम है कि फूड की डाइजेशन को में हेल्प करना। हुँ, कि जो भी हम चीज़ खाते हैं वो उसको डाइजेस्टेबल बनाता है और आगे इंटेस्टाइन की तरफ वो फॉरवर्ड कर देता है उसके अंदर कुछ मिनिमम सा एसिड मिक्स करके ताकि उसकी डाइजेशन में हेल्पफुल हो सके। बिल्कुल अच्छा, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर वो नॉर्मल रेंज में रहें तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन जब वही नॉर्मल फिज़ियोलॉजी एब्नॉर्मैलिटी की तरफ आएगी तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम स्टार्ट कर देगी। तो बिल्कुल स्टमक ठीक है। का काम बेसिकली ये है कि जो भी हम खाना लेते हैं उसको जज़ब करना और उसके बाद उसको आगे तेज़ाब के साथ फॉरवर्ड करना। मिक्सिंग करके फॉरवर्ड मूव करना ताकि डाइजेशन में जो पूरी इंटेस्टाइन में वो हेल्पफुल साबित हो सके। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि ये बहुत अच्छा रिसीवर है, हर चीज़ को जल्दी से रिसीव करता है, तो ये क्या सिर्फ़ हमारा खाना ही रिसीव करता है कि हमारी टेंशन-वेंशन्स भी जल्दी से अच्छा, रिसीव करके ख़राब हो जाता है? आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि स्टमक और इंटेस्टाइन को हम लोग सेकंड माइंड ऑफ द बॉडी बोलते हैं। जैसे हुँ, हमारा फर्स्ट माइंड ब्रेन है, इसी तरह सेकंड अगर माइंड किसी को कंसीडर किया जाए, वो स्टमक और इंटेस्टाइन है। हुँ, यानी कि 100 मिलियंस ऑफ नर्व्स, फाइबर्स स्टमक और इंटेस्टाइन के साथ लिंक्ड हैं हुँ। और जो कि उसकी डाइजेशन के और वो हमारे माइंड के मूड के साथ स्टमक की मोटिलिटी अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से ये हमारे स्ट्रेस हार्मोन के साथ टोटली कोरिलेट कर रहा होता है। एग्ज़ैक्टली। जैसे कहा भी जाता है कि ज़रा-सा कोई स्ट्रेस होता है, एंग्ज़ायटी होती है, वो जल्दी से आपके मेटाबॉलिज़्म को इफ़ेक्ट करती है। तो वो बिल मेटाबॉलिज़्म किस तरह इफ़ेक्ट होता है कि हमारा स्टमक कहीं न कहीं इफ़ेक्ट हो रहा होता है। बिल्कुल, उसमें स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स का जाके डायरेक्टली इफ़ेक्ट होता है जो स्टमक और इंटेस्टाइन की नर्व्स के ऊपर, जिसकी वजह से इसकी मोटिलिटी या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जिसकी वजह से पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि हमें खाया-पिया बिल्कुल हज़म नहीं होता, जो खाया होता है वो वहीं पे वहीं स्टक हो जाता है। और हुँ, कुछ पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि हम खाना बाद में खाते हैं, देखते ही हमें वॉशरूम की अर्ज स्टार्ट हो जाती है। तो एग्ज़ैक्टली। ये दोनों फिनोमिना इंटरलिंक्ड है विद स्टमक मोटिलिटी इश्यूज़ के साथ। बिल्कुल और ठीक उसका है। जो रेगुलेशन हो रही होती है वो माइंड के साथ हो रही होती है। माइंड से जो हार्मोन्स और जो मतलब रिलीज़ होते हैं स्ट्रेस फैक्टर्स वो डायरेक्टली जाके स्टमक और इंटेस्टाइन में इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं और वो इसकी मोटिलिटी को हर तरह से रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो अगर माइंड डिस्टर्ब है तो ऑटोमैटिकली गट और इंटेस्टाइन जो सेकंड माइंड है वो भी डिस्टर्ब होगा। वो उसके बिल साथ फुल कोऑर्डिनेशन में होता है जिसकी वज़ह से हमारे पेशेंट्स के अंदर हमने देखा है कि मुख्तलिफ किस्म की अलामात आना शुरू हो जाती हैं। वो मतलब अगर हमें एक आम इंसान को जो हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, वो घर बैठे ये ऑब्ज़र्व करना चाहें कि भई उनकी गट हेल्थ अच्छी है या नहीं, तो वो कौन-सी सिम्पटम्स होंगी जिससे वो पता कर सकें या उन्हें पता चल जाए फ़ौरी तौर पे कि नहीं भई हमारी गट हेल्थ में कोई ना कोई इश्यू अच्छा, चल रहा है? अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि स्टमक डिस्टर्ब होने की अलामात क्या-क्या हैं? हुँ, अगर हम उनकी तरफ आएँ तो सबसे पहले जो सबसे कॉमनली देखा जाता है कि हार्ट बर्न यानी कि सीने में जलन स्टार्ट हो गई, जलन हो कि जी जाती है। खाना खाया है फ़ौरन ही जलन स्टार्ट हो गई है। हुँ, ये फर्स्ट सिम्पटम है कि जो कि स्टमक अपसेट होने की अलामात में आ सकता है। और दूसरे नंबर पे अलामात अगर देखा जाए कि खाना खाने से बोझ बन जाना या गैस का उभार आ हुँ, जाना, गोला बन जाना, ये भी आम ज़ुबान में अगर देखें लोग हमें कहते हुए सुनाई देंगे कि जब भी खाना खाता हूँ ऐसे लगता है कि बहुत बोझ बन गया है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ पेशेंट्स के अंदर हमने देखा है कि रिफ्लक्स की वजह से खाया-पिया वापस आना शुरू हो जाता है। जब तेज़ाब वापस आता है ये नॉर्मल फिनोमेना नहीं है जिसमें जो मुँह के अंदर जो पहली चीज़ें आपने खाई हुई उसका टेस्ट आना शुरू हो जाता है जिसको हम एसिड ब्रश भी कहते हैं कि खाया-पिया पहले हुआ लेकिन उसके वो रिफ्लक्स की वजह से वो मुँह में आना शुरू हो गया। ये हुँ, नॉर्मल इसमें अंडरलाइंग स्टमक डिज़ीज़ या स्टमक इश्यूज़ चल रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा सबसे डेंजरस जो साइन स्टमक डिज़ीज़ का होता है,
वो खाना अटकने वाली फीलिंग है। खाने पीने में यानी कि दुश्वारी अगर शुरू हो जाए, ये भी एक नॉर्मल फिनोमेना नहीं है, ये भी अटकना यानी क्या, स्वॉलो नहीं कर पाते कि स्वॉलो कर अच्छा लेते हैं, अंदर जाके अच्छा फँस जाते हैं, जिसे वो मेडिकल उत्थू वाली फीलिंग हाँ, कहते हैं? अच्छा इसमें हम कहते हैं, इसको मेडिकली कहते हैं डिस्फेजिया, यानी हुँ, कि डिफ़िकल्ट इन स्वॉलोइंग, यानी कि जो ओके। खुराक है वो स्वॉलो करने में प्रॉब्लम आ रही है। ये भी अगर प्रोलॉन्ग स्टमक डिज़ीज़ रहे और उसकी वजह से फूड पाइप की नर्विंग हो जाए, तो इसके अंदर ये अलामात यानी कि खाने-पीने में दुश्वारी की कंप्लेंट मरीज़ को कंप्लेंट करने का सामना करना पड़ सकता है। तो इसका फिर मतलब सिम्पटम्स तो आपने बता दिया, और ये तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग ये फील करते ही करते हैं लाइफ में। कितनी दफ़ा आप ये इन चीज़ों से गुजरे होते हैं कि आपको एसिड रिफ्लक्स भी हो रहा होता है, और आपको एसिडिटी भी हो रही होती है, हार्ट बर्निंग भी हो रही होती है, और गैस वाला भी इशू भी रहता है। तो इसका फिर क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? क्या फौरी तौर पे मेडिकेशन कर लेनी चाहिए, या घरेलू टोटके कुछ करने चाहिए, या जैसे अगर बर्निंग हो रही हो तो घर में कह देते हैं नहीं आप ठंडा दूध पी लो, उससे हुँ। ठीक हो जाएगा। तो इसमें क्या-क्या करना अच्छा, चाहिए? आपकी बात से ही मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा कि पहले हमें पता होना चाहिए स्टमक अपसेट होने के कॉजेज़ क्या हैं। ये अपसेट तो हो गया, हुँ, अलामात हमें पता चल गईं, लेकिन इनके कॉजेज़ क्या हैं? ये अपसेट हुआ क्यों है? हुँ, अच्छा, स्टमक अपसेट होने के अगर मैं कॉजेज़ आपको गिनाऊँ, दे कुड बी मोर देन 100, और हुँ, इवन कि आप उनको एनलिस्ट करना चाहें तो आपके पास टाइम कम पड़ जाए कि क्या-क्या कॉजेज़ इसके स्टमक अपसेट होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि अगर हमारा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो, बैठे रहने वाला, तो उसमें भी ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर के स्टमक प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। इसी तरह बेजा दवाइयों का इस्तेमाल, आजकल हमने देखा है किसी को हल्का-सा पेन होता है, वो अपनी मर्ज़ी से सेल्फ मेडिसिन, मेडिकेशन स्टार्ट कर देते बिल्कुल। हैं। और इसके अलावा बेजा मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल, हुँ, ये सब कुछ डायरेक्टली तौर पे स्टमक पे अफ़ेक्ट कर रहा होता है। इसी तरह पे हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं, आजकल हम देखें जी, फ्राइड आइटम और जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है, और फाइबर कंटेंट डाइट में कम होता है, हुँ, जिसकी वजह से स्टमक और गट की हेल्थ ओवरऑल अफ़ेक्ट होती है। इसी तरह स्मोकिंग का रुझान हमारी यंग पॉपुलेशन के अंदर, वेपिंग का एक ट्रेंड बिल्कुल, बन गया हुआ बिल्कुल, है। बिल्कुल। अच्छा, दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, फैशन लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको ये सुन के हैरानगी होगी, हाँ, हमारे लंग्स का तो बेड़ा गर्क करता ही है, उसको तो ये डैमेज करता है, लेकिन ये हमारी स्टमक की लाइनिंग जो प्रोटेक्टिव अल्लाह ने बनाई हुई है, जिसका काम ये है कि मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया और हैज़र्ड्स को रोके, ये स्मोक जाके उसको रिमूव कर देता है। वेप। वेपिंग और ये जो स्मोक है, हुँ, वेप का स्मोक है, ये डायरेक्टली जाके जो लाइनिंग है उसको डैमेज करता है। जब हुँ, लाइनिंग डैमेज हो जाएगी तो वहाँ पे सोज़िश होगी, लंबे अरसे तक सोज़िश होगी, तो वहाँ पे अल्सर बनेगा। तो वेप और स्मोक इज़ वन ऑफ द कॉज़ ऑफ स्टमक अल्सर्स। और हुँ। इसी तरह आपकी जो बात है कि जी हम घरेलू टोटके के ठंडा पानी दे दें, या फिर किसी का पेट मैदा अपसेट हुआ है, उबार आ गया, कहते हैं इसको जो कोल्ड ड्रिंक पिला दी जाए। 7 अप पिला। 7, अब आप सुन के हैरान होंगी कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जितनी भी हैं, इनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये स्टमक में जाके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती हैं। हुँ, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज़ होती है स्टमक में, वो एक गैस की फ़ॉर्म इख्तियार करती है और गोला टाइप बन जाता है, उभार-सा हुँ, आता है। कुछ पेशेंट्स लकी होते हैं कि वो बर्फ़ की शक्ल में मुँह के ज़रिए उसको बाहर एक्सहेल कर देते हैं, या निकाल देते हैं गैस को, जिसकी वजह से वो रिलीफ़ फ़ील करते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स के अंदर वही गोला अंदर एनट्रैप हो जाता है। यानी कि हुँ। स्टमक जिसके लिए वो उसको हेल्पफुल समझ रहे होते हैं, वो इनडायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बढ़ा के कार्बोनेटेड ड्रिंक्स स्टमक को अफ़ेक्ट कर रही होती हैं। और इसी तरह ठंडा जो बेवरेजेस जितनी भी होती हैं, जो ठंडा पानी होता है, कोल्ड वाटर बेसिकली स्टमक की मोटिलिटी को डायरेक्टली इफेक्ट कर देता है। वो उसकी हुँ, मोटिलिटी को कम कर देता है। चाइनीज़ आपने देखा होगा, बड़े हेल्दी उनका लाइफ़स्टाइल है। वो कभी भी कोल्ड ड्रिंक्स पे वो रिलाय नहीं करते। उनके एवरी मील के बाद आप देखेंगे कि वो गरम सूप लेंगे या गरम बेवरेजेस लेंगे। हुँ, उनका एम ये होता है कि वो हॉट जो मील होता है या हॉट जो वाटर होता है, वो स्टमक की मोटिलिटी को इंक्रीज़ करता है, वो डाइजेशन में हेल्पफुल साबित होता है। इसलिए हॉट बेवरेजेस मोटिलिटी को बेहतर करते हैं। कोल्ड बेवरेजेस या ठंडा पानी जो कि सुकून के लिए वक्ती तौर पे तो हम पी लेते हैं, लेकिन वो स्टमक की मूवमेंट को, मोटिलिटी को स्लो कर देता है।